आज हम लोग पढ़ेंगे छठी कक्षा के जो हम लोग का सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का। उसमें छठी कक्षा के पॉलिटी यानी सिविक्स की पुस्तक से 7वां अध्याय ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ये नई वाली पुस्तक है। तो पिछले वाला जो पुस्तक जो टेक्स्ट बुक वगैरह जो मिल रहे हैं उसमें कुछ चैप्टर अलग है, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका हम लोग देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम कलर में स्पष्ट नहीं होगा। कौन सा ये रखते हैं। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह के विविधताओं पर नज़र डाली थी। पहला चैप्टर वही पढ़े थे हम लोग। हमने इस पर विचार किया था कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के लोगों को काम धंधे कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ों किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि गांव के लोगों में किन विभिन्न तरीक़ों से अपना आजीविका यानी जीविकोपार्जन के लिए काम जो करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आजीविका। जीविकोपार्जन क्या माने जीने के लिए जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध है या नहीं। ये देखेंगे हम लोग कि लोग को अपना आजीविका चलाने के लिए यानी जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको चलाने के लिए क्या सभी लोगों के पास समान अवसर है या उसमें भी भिन्नता आपको नज़र आती है। ये सवाल का जवाब हम लोग यहाँ देखेंगे। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। ऊपर दी गई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। ये मछली पकड़ने का काम हो रहा है, ये रेहड़ी वाला सब्जी बेचने वाला काम, फल बेचने वाला काम, मैंने विभिन्न तरीके का काम दिया गया है। इसमें क्या करना है, खेतों से जुड़े हुए काम को अलग करना है। जो काम खेत से जुड़े हुए नहीं है उसकी सूची बनाइए, जैसे रेहड़ी पटरी वाला, सामान बेचने वाला, ये आपको अलग कर सकते हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा होगा, उनके कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में भी लिखिए। एक गांव के माध्यम से, गांव की कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी के माध्यम से इस पाठ का क्या मतलब निकलता है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गाँव है, उसका नाम है कलपट्टू। क्या नाम है? तमिलनाडु के पास एक समुद्र तट पर गाँव है, उसका नाम है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं और दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कौन कौन से काम है? टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट बनाना और बैलगाड़ी इत्यादि। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार, एक व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, दो दुकानों के बीच और खाद की, 4 दुकानें चाय की जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। और यहाँ टिफ़िन का मतलब खाने पीने हल्की फुल्की चीज़ें हैं, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम में नाश्ते में वड़ा, बोंडा और मसूर पाक मिलता है। ये साउथ इंडियन खाने की कुछ डिश है जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है। कुछ लोग इसमें से इडली से और डोसा से परिचित होंगे, लेकिन उपमा मिलती है और वड़ा भी मिलती है और बोंडा भी मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे का चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, वहाँ साइकिल की किराए पर भी मिलता है। साइकिल को किराए पे भी मिलता है और साइकिल रिपेयरिंग भी होती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपना आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन गांव? कलपट्टू। सिंचित जमीन, मुख्यतः धान की खेती होती है। सिंचित जिसे सिंचाई किया जाता है, वो जो ज़मीन है उस पर क्या होता है? धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार की खेती द्वारा अपना आजीविका
चलाते हैं। मैंने ज़्यादातर परिवार उस गांव में क्या होता है, आजीविका जो है अपना जीविकोपार्जन के लिए काम खेती द्वारा ही चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग है, कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। एक का नाम है तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू के 20 एकड़ धान की खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान की खेती में मजदूरी करती थी। तुलसी कह रही है कि यहाँ हम लोग जो है रामलिंगन के खेत में काम करते थे, रामलिंगन के खेत में काम करते हैं, और शादी के पहले भी मायके में भी मैं मजदूरी ही करता था धान की खेतों में। मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। जो भी मजदूर लोग काम करते थे उसका निगरानी जो है रामलिंगन की पत्नी करुथम्मा निगरानी करती थी। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते थे जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती थी। क्या है कि नियमित काम खेतों में तो होता नहीं है, तो ये जो तुलसी है उसको नियमित काम नहीं मिलता है। मैंने साल में बहुत टाइम इनको बैठना पड़ता है। नियमित मिलने का मतलब है 365 दिन काम उपलब्ध हो, लेकिन उनके पास 365 दिन काम उपलब्ध नहीं होते थे तुलसी के पास। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएंगे। अब ये जो पीरियड है, अभी धान को रोपा जा रहा है, तो इस समय तो काम है, लेकिन जब तक निराई का समय नहीं आएगा, ये बीच वाला काम जो है उस समय आदमी के पास काम नहीं रहेगा। तो इसी को कहते हैं अनियमित, मैंने नियमित नहीं है तो अनियमित काम होता है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में और देर तक पानी में पैर डुबाए रहने में तकलीफ़ होती है। तुलसी कह रही है रामलिंगन एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी का रेट यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोग की तरह वह आस पड़ोस के गांव से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। मैंने रामलिंगन जो है तुलसी को ही काम के लिए बुलाता है। आस पड़ोस के गांव में अगर सस्ता मजदूर भी मिल रहा है तो रामलिंगन वहाँ से नहीं बुलाता है। ये तुलसी कह रही है। मेरे पति रमन भी एक मजदूर है। तुलसी के पति कौन? रमन। वो भी क्या है? मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। माने क्या है? तुलसी भूमिहीन मजदूर है जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीनों में काम करती है, जैसे रामलिंगन की ज़मीन में आजकल काम कर रही है। साल के इस महीने में वह खेतों में कीड़ों की दवाइयाँ छिड़कता है। कौन? उसका पति रमन। क्या करता है? दवाई छिड़कता है, छिड़काव करता है कीटनाशक का, अन्य दवाओं का खेतों में। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसके पास खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिलता है। तो उसका पति की खेत में दवा का छिड़काव करता है, साथ में ही अगर काम नहीं मिल रहा है तो पत्थर के खान में या नदी से बालू ढोने का भी काम करता है। ये पत्थर और बालू के पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा जब मैं घर का सारा काम करती हूँ तो मैं घर के सबके लिए खाना बनाती हूँ। अब देखिए, बाहर काम करने के बाद, खेतों में मजदूरी करने के बाद तुलसी घर में भी खाना बनाती है, कपड़ा धोती है और सफाई करती है। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है। बोरवेल मतलब पानी की सुविधा, ज़मीन के अंदर पाइप लगा के जो पानी निकाला जाता है उसी को हम लोग बोरवेल बोलते हैं। जहाँ से पानी लाती हूँ। मेरे पति के घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदना, मेरी पति जो है उसका मदद करता है साग सब्जी खरीदने में। अब इसमें काम का कुछ दिया गया है कि किस तरीके से अनियमित बेरोजगारी होती है कि नियमित काम नहीं मिलने पर, जो हम पहले ही समझा चुके हैं कि जिस समय रोपाई होगी, बीजा बनाना, इसके बीच वाला पीरियड में क्या होगा, इसके पास काम, निराई से कटाई के समय जो समय होगा उसमें काम नहीं होगा। फिर इधर फिर से अब खेत खाली है तो ये काम नहीं मिलेगा फरवरी मार्च में। ये बात यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। हमारी 2 बेटियाँ हमारे जीवन में
हमारे 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी, उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा था। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था। अब क्या हो रहा है कि जैसे घर की ज़रूरत आई तो पैसा तो है नहीं, हर रोज़ काम करना है, हर रोज़ खाना है। तो जिस समय परिवार में किसी सदस्य का तबीयत खराब हो जाए, कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आदमी को उधार ही लेना पड़ता है। तो वहीं तुलसी क्या रामलिंगन से उधार लिया, और उस उधार को चुकाने के लिए हमने अपनी गाय को बेचनी पड़ी। जब आप उधार लीजिएगा तो उसको चुकाना होगा। चुकाने के लिए आप जब काम कीजिएगा, उससे खाना भी है। जब भी उस तरीके की होगी तो अपनी संपत्ति को बेचनी पड़ती थी, भूमिहीन मजदूरों को बेचनी पड़ती है। तो यहाँ क्या, तुलसी ने अपनी गाय बेच दी। यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया गया है कि तुलसी के काम का विवरण दीजिए, जो ऊपर देख ही सकते हैं। यह रमन के काम से कैसे अलग है। रमन के काम जो है इसके लिए ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है, जिसे सामान्यतः पुरुष द्वारा ही किया जाता है। यही अंतर है रमन उसके पति में और उसके काम में। जैसे बालू ढोना, पत्थर के खदान में काम करना, शहर ले जाना, उसको बेचना। इस मामले में तुलसी के काम से उसके पति के काम थोड़ा सा, तुलसी अपने काम के लिए बहुत पैसा मिलता है। आपके समझ में खेती के काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर क्यों काम करना पड़ता है। जब काम होंगे नहीं तो कम कम पैसे में ही करना होगा। तुलसी इसके अलावा और नहीं कुछ कर सकती, इसकी वजह से उसके खेतों में ही काम करना पड़ता है। अपने क्षेत्र के पास गांव में कौन सी फसल उगाई जाती है, वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरीके काम करते हैं, ये आप लोग खुद से समझ सकते हैं। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तौर तरीके में कैसे अलग होते। तो वो भी अपने खेतों में किसी और से काम करवाती और उसके फसल बेचती, लेकिन इसके पास तो खेत है ही नहीं तुलसी के पास, तो तुलसी को मजदूरी करना पड़ेगा ही। जैसा कि आपने तुलसी की कहानियाँ में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी, जलावन यानी लकड़ी लाने के लिए और जानवरों के चारा जानवर चराने में ही बीतता है। ज़्यादा समय कहाँ लगता है गरीब परिवारों का, पानी लाने में, जलावन की लकड़ी लाने में या पशु को चराने में ही मैक्सिमम समय बीत जाता है। इन कामों से क्या होता है, कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवार में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूर जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उसे गुजारा नहीं होता और घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवार के करीब 40% खेतीहर मजदूर है। ग्रामीण परिवार में कितना है, 40% खेतीहर मजदूर, यानी उसके पास अपनी भूमि नहीं है, किसी और के भूमि के खेतों में, किसी और के खेतों में काम करते हैं। उसकी संख्या कितनी है, लगभग ग्रामीण परिवार जो टोटल है उसका 40% ऐसे है जो खेतीहर मजदूर है। कुछ के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। इस 40% में कुछ जो है जिसके पास कुछ ज़मीन है मामूली सा, या कुछ के पास बिल्कुल नहीं। कई बार पूरे साल में उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम करने की खोज में उसे दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। अब जब गांव में काम नहीं होगा, काम कम होगा, करने वाले ज़्यादा होंगे, भूमिहीन ज़्यादा होंगे, वहाँ की क्या स्थिति होगी कि उनको बाहर काम करने जाना पड़ेगा। इस तरह की पलायन कुछ विशेष मौसम में होती है। इसको कैसे समझेंगे कि अभी धान की बुआई हो रही है तो इस समय मजदूर की ज़रूरत है तो गांव में काम मिल गया, लेकिन जिस समय उस समय के बाद अगर निराई के बीच का और बुआई के बीच का, दोनों के समय के बीच का जो समय है, उस समय अगर आपको काम करना है तो आपको पलायन करना पड़ेगा, यानी किसी और काम में किसी और जगह आपको जाना पड़ेगा। अब हमें शेखर के बारे में पढ़ेंगे। हमें यह धान अपने घर से लेकर जाना है और मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है और हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। शेखर की कहानी है कि धान की बुआई की है, इसका 2 एकड़ खेत है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं, जिसको इसमें भी एक किसान में भी ऐसा कैटेगरी है जिसके पास मामूली सा या सामान्यतः 1 से 2 एकड़ ज़मीन है तो वो अपने खेतों का काम खुद कर लेता है। तुलसी जैसी मजदूरों की ज़रूरत नहीं लेता है, उसकी मदद नहीं लेता है। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उसके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। जैसे कम खेत हुआ तो अपने खेत में काम किया तो किसी और से सहायता ले लिया, और जब उसके खेतों में काम करना हुआ फिर उसका मदद कर दिए। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देते हैं और इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे
धान बेचना पड़ता है। अब क्या है कि अगर खेत की बुआई हो रही है उस समय पैसे की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं कि व्यापारी से पैसे ले लेते हैं और खेत में बुआई करते हैं, और जब फसल तैयार होती है तो जो पहले से दाम तय होगी यानी कम ही होता है, बाजार मूल्य से कम ही मूल्य पर उसको देना पड़ता है, क्योंकि उसने बुआई के समय आपको पैसा दिया है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा। जिन किसानों ने उधार लिया है वह उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेंगे। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर में लग जाएगी। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चलता है। यहाँ एक और समस्या उभर के आई कि जब किसान जिससे कर्ज लेकर खेती किया है उसको पैसा का जब अनाज दे के धान दे के उसके पैसे का अपना निपटारा करवाता है, उसके बाद जो धान बचती है वह आजीविका के लिए उसके साथ 12 महीने के काम चलने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। उसके 8 महीने तक ही ये अनाज चलेगा। एक और समस्या यहाँ आपको देखने को मिले, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। अब उसको भी कहीं ना कहीं काम करना पड़ रहा है दूसरे के चावल मिल में। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर बने हाइब्रिड गाय है, उसका दूध हम यहीं से सहकारिता समिति को बेच देते हैं, जिससे रोज़ खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा हो जाता है। जैसे गाय पाले हुए हैं तो दूध को सहकारिता समिति, आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अमूल है, ये भी सहकारिता द्वारा चलता है। जैसे गांव में जो डेयरी होती है, बिहार में क्या कहते हैं उसको, नाफेड के तहत सुधा ब्रांड के नाम से जो दूध बेची जाती है, ये भी सहकारिता समिति का उदाहरण है जो किसानों के समिति से चलता है। तो उसी तरीके से ये अपना दूध भी सहकारी समिति को बेचता है। अब एक और है कर्ज लेने पर। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसानों को ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे को कर्ज पर लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म की नहीं होते तो फसल में कीड़ा लग जाता है और पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो उस पर कई बार आपको देखने होते फसल तैयार हो गया और उसमें दाने ही नहीं लगे। ऐसा मक्के की खेत में भी, गेहूं के खेत में भी देखने को मिलता है कि आपने कर्ज लेके इतना सारा खर्च किया और अंततः उसमें कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। बारिश पूरी तरह नहीं होने पे तो और क्या क्या फसल खेती करने पे समस्या आती है। एक तो समस्या ये हुआ, दूसरी समस्या है बारिश पूरी नहीं होने पे भी फसल खराब हो जाता है, ये भी समस्या है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार चुकाना नहीं पाते हैं। तो किसान क्यों अपना उधार नहीं चुका पा रहे हैं? क्योंकि ये घर में कुछ आपात स्थिति आ गई, या फसल खराब हो गए, या बारिश नहीं होने पे, या बीज के गलत होने के कारण से कई बार इस तरीके की कीट लग जाना या दाने नहीं लगना, इस तरीके की समस्या को भी देखने को मिलता है। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है, और जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। यानी जब आप कर्ज लेते हैं तो उसको जब चुका नहीं पाइएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कर्ज का ब्याज बढ़ते चला जाएगा। पिछले कुछ सालों में यह किसान की विपदा का मुख्य कारण है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। अब हम लोग रामलिंगन और करुथम्मा के बारे में देख रहे हैं। 3 कैटेगरी देखे हैं हम लोग किसानों के, कौन कौन सा। एक तो खेतिहर मजदूर जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, दूसरा की थोड़ा सा ज़मीन है, दूसरा की 1 से 2 एकड़ ज़मीन है। वो किस तरीके से हम लोग तीनों के समस्याओं के ऊपर हम लोग देखे हैं। अब एक और किसान की कैटेगरी है रामलिंगन है करुथम्मा, जिसके खेतों में इन लोग काम करते हैं या राइस मिल में काम करते हैं। ज़मीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल का मिल है और बीज
कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल के मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया, थोड़ा सहकारी बैंक से कर्ज लेके लिया था। ये कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं और मिल का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेच देते हैं। इससे इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो कितने तरह के खेतिहर किसान देखे हम लोग। एक तो जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, 3 देखे ही थे। एक है थोड़ा सा समृद्ध किसान जो रामलिंगन और करुथमा को देख रहे हैं। भारत में खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर है, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। तो 3 तरह के हमको किसान देखे। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर है। 5 में से 2 परिवार जो है खेतिहर मजदूर, जो हम लोग 40% देखे थे। ऐसे सभी परिवारों की अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं तो कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसान को भी ले तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत में 80% किसानों का यही हाल है। किसका वाला? शेखर वाला। भारत में केवल 20% किसान ही रामलिंगन जैसे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े किसान कितने प्रतिशत है रामलिंगन की तरह? तो मात्र 20%। बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उसकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ इत्यादि। ये बड़े किसानों का काम है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर किसान गरीब है? बिल्कुल। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो अपना राय तो बना ही सकते हैं, साथ में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं किसानों के लिए चलाया जा रहा है, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल के उपज, पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गांवों में खेती और जंगल के उपज दोनों ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। जैसे मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा कि आजीविका को जो साधन में है, जंगल का भी महत्वपूर्ण रोल है और गांव के खेत का भी। जैसे जंगल से क्या क्या? महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। अब जंगल से कौन कौन सा चीज़ लेते हैं? महुआ बीनते हैं, तेंदू के पत्ता इकट्ठा करते हैं और शहद निकालते हैं और इसे बाहर के व्यापारियों को बेचते हैं। ये क्या है? जंगल की सहायता से अपना आजीविका में सहयोग राशि उत्पन्न करते हैं। इसी तरह सहकारिता समिति को या पास के शहर में लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। जैसे पशुओं को पालकर दूध उत्पादन करके सहकारी समिति के माध्यम से या अन्य बाजारों में बेच के आमदनी किया जाता है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले परिवार के बारे में थोड़ा जानें। हम किसानों की कई वैरायटी देखे हैं, उसमें से अब अगला जो हम लोग देखना है, एक मछली पकड़ने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में जानना है। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नामक गांव में रहता है। अरुणा एवं परिलोकन। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपना आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल, कैटामैरान, मछुआरों की खास तरीके से छोटी नाव, क्या नाम है उसको, छोटी नाव का कैटामैरान, जिससे मछली पकड़ने में ये लोग उपयोग करते हैं। ये फोटो भी दिया गया है इसका। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमा-गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामैरान मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति परिवेलन और मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरान
में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। ये परिवार के अन्य लोग हैं, भाई है और जीजा है, साथ में ही मछली पकड़ने कैटामैरन से जाते हैं। क्या छोटी नाव कैटामैरन का मतलब। उन्होंने बताया कि वे आज तूफान में फंस गए थे। जो मछलियाँ पकड़ी गई उसमें से परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी को नीलाम कर दी, यानी बेचना है। इस नीलामी से जो पैसे मिलता है वह चार भागों में बट जाता है और 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बढ़ जाता है जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जो नाव और जाल वगैरह होते हैं। जैसे 3 आदमी मछली पकड़ने गया तो 3 में बटा और 1 हिस्सा जो है जाल और नाव का हुआ, जो जिसका होगा उसको मिलेगा। चूँकि जाल और कैटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिलता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा जो कैटामैरन में लगा हुआ है। इससे लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वे टोकरे में भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ व्यापारी भी है जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं और मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलाम का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाने और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे से फिर से समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि मछलियाँ के प्रजनन का समय होता है और इस महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचना पड़ता है और हम खुद नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय के विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी में काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके आसानी अपनी आजीविका के चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, यानी जुताई से पहले जुताई का समय जो होता है खेत तैयार करना होता है। रोपाई, बुआई, निराई के मतलब होता है कि खेत से खरपतवार को निकालना। उसके बाद फसल तैयार होने के बाद कटाई। फसल अच्छी हो सके इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर निर्भर किस तरीके से है, यानी बारिश के लिए, उसकी सिंचाई के लिए, या कोई प्राकृतिक आपदा न आए इसके लिए भी हम लोग प्रकृति पर भी निर्भर है। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम होता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरीके से फसल उगाते हैं और फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरीक़े से खेती की जाती है, लेकिन समस्या जो है लगभग सबका समान है। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर रहते हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसान अपनी फसल को उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे पैसा उधार लिए रहते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, फिर तब लेना पड़ता है जब उसके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीन, व्यापार एवं अन्य काम धंधों में फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों और खेतिहर मजदूर और मछली पकड़ने वाले लोगों के परिवार और गाँवों में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरा सालाना रोजगार नहीं मिल पाता है।